हमारे नेता, महाराष्ट्र के नहीं तो देश के नेता आदरणीय पवार साहब का आज 84 साल का उम्र हो गई। इनके हर साल की तरह इस साल भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो हमने 84 जो गुणवंत जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल रखें और आने वाले वक्त में ये बच्चे कलेक्टर बने, तहसीलदार बने, देश के लिए लड़े और कुछ बच्चे पवार साहब के जैसे हुए कि एक ऐसा नेता है कि आज 60 साल हो गए कि राजकारण कर रहे और समाज के लिए रात दिन काम कर रहे। वो ऐसा नेता है कि आज उम्र 84 साल की होने के बाद भी जो ये विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, आपने देखे कि वो रात दिन काम कर रहे थे। द्वारका वो गंगापुर के अंदर मैंने साहब को देखा, उन्होंने 5 प्रोग्राम लेके आए थे। 5 प्रोग्राम लेने के बाद 6 पौने 6 बजे थे, वो पायलट बोल रहा था कि बोले आप नहीं उड़ाने आता हेलीकॉप्टर, उनको घनसांगी को जाना था, मगर वो पायलट को बोले मेरी मौत नहीं आती, बोले अभी इतनी जल्दी, जब आएंगे जब मरूंगा मैं उड़ा। बोले छठे इसको घनसांगी को गए वो तो 5 प्रोग्राम लेने के बाद दिन में से अपन 1 प्रोग्राम लेते तो यहाँ क्या शहर के अंदर थक जाते, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर उस दिन 6 प्रोग्राम लिए और वहाँ से गंगापुर के पास से वो पायलट नहीं उड़ा रहा था, उसको बोले कि चल उड़ यहाँ से और वो प्रोग्राम को जाना है मेरे को। ऐसा उन्होंने रात दिन महाराष्ट्र के वास्ते काम करे, लोगों के वास्ते। ये देश के अंदर यही नेता ऐसा है कि सारे समाज को लेके चलने वाला नेता है और इनकी आज जन्मदिन है। आज हमने वरिष्ठों को 84 ये बच्चों का तो हमने गुणवंत बच्चों का इस्तेमाल रखे, वैसे ही हमारे वरिष्ठ जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे साथ हैं, जो पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहे, जो निष्ठावान है, जो पार्टी जाती रहती, वो पार्टी में जो दलाल और वो जो पैसे के पीछे जाने वाले वो जाएंगे, मगर जो पवार साहब को जो मानने वाले हैं तो आज उनका इस्तेकबाल हमने रखे। और जो फिर उसके बाद में जो गरीब घाटी के अंदर जो फिर कैंसर हॉस्पिटल में हो, फुटपाथ पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, जो मंगने वाले हैं, आज वो सर्दी का मौसम है, उनका एक बर्थडे का तो बहाना है। ये बर्थडे के बहाने के अंदर जो गरीबों को कुछ ना कुछ मिलना है वो हमने उसके हिसाब से हम ब्लैंकेट वाटअप है। फिर उसके बाद में जो स्लम एरिया है, कभी वहाँ चेकअप ही नहीं होता, फ्री चेकअप पूरे हमने 100 वार्ड के अंदर, यहाँ से कल से आज तो मेरे वार्ड में 2 वार्ड में हो रहा, हम पूरे स्लम एरिया में जहाँ पे फ्री चेकअप और उसके बाद भी फ्री इलाज। अगर चेकअप ही नहीं होगा तो इलाज कैसे, उसकी बीमारी क्या मालूम पड़ेगी। वैसा हमने स्लम एरिया के अंदर पवार साहब के जन्मदिन के मौके पर हमने पूरे शहर के अंदर हमने ये भी प्रोग्राम रखा है। और जो आज एक हमारे जितने भी जो बच्चे आए वाले, हमारी एक बोलने पे पूरे बच्चे आए और ये ऐसे गुणवंत बच्चे, ये इसमें IPS है कोई, इधर आओ साहब, आने वाले वक्त में देश का ये हमारी वैसे मेरे बेटा की जैसे बच्चे भी, बेटा भी आए वाली, ये भी जो आप IPS है और बहुत अच्छा पढ़ रहे, इनको भी आने वाले वक्त में IPS बने, देश के लिए काम करे, ये मुबारकबाद देता हूँ और मेरे 2 बात ख़त्म करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के माइनॉरिटी कार्याध्यक्ष जनाब मुश्ताक साहब, हमारे शहर अध्यक्ष जनाब ख्वाजा भाई, मुन्ना भाई, हमारे ताई पात्रिकर सर और तमाम मुअज़्ज़िज़ हमारे नगर सेवक साहब और अज़ीज़ तरीन साथियों, बहनों और बेटियों, आज जो प्रोग्राम लिया जा रहा है इसका मकसद आप सभी लोगों को मालूम
कि जनाब शरद पवार साहब की ये 84वीं सालगिरह है और इस खुशी के मौके पर ये प्रोग्राम लिया जा रहा है। शरद पवार साहब का ताल्लुक एक किसान घराने से है। आज से 84 बरस में जो उनका दौर रहा, उस दौर में उन्होंने जो संघर्ष किया वो नौजवानों के लिए, हमारे लिए एक प्रेरणा है। जिस तरह से उन्होंने सत्ता में रहते हुए और सत्ता के विरोध में रहते हुए जो काम किए, तो वो काबिल तारीफ है। महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिला वो हमारे पवार साहब की देन है। किसानों को जो सारी स्कीमात है वो हमारे पवार साहब की देन है। किल्लारी में जब भूकंप आया था, सबसे पहले कोई पहुंचा था तो पवार साहब थे। तो अनेक काम है जो पवार साहब को उसका श्रेय जाता। आज इस नाजुक दौर में जब देश इस नाजुक हालात से गुजर रहा, स्पेशली महाराष्ट्र जो अगर देखें आज हम लोकतंत्र खतरे में इस वक्त। देखिए, हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन ये मौजूदा जो वक्त है यहाँ पर हमें एकजुटता के साथ खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जातिवादी ताकतें अपने बल पर, अपने सत्ता के बल पर जो हम पर हुकूमतें लाद रही है वो हमारे लिए बहुत घातक है। परसों का वाकया देखिए, परभनी में संविधान की कॉपी को फाड़ दिया गया, जिस पर पूरा हिंदुस्तान चलता। अगर उस कॉपी को अगर फाड़ दिया जाए, जला दिया जाए, आपस में लोगों के नफरतें फैला दिया जाए, तो ये इंडिकेशन बहुत बुरे लग रहे हैं। मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, इस देश की जो तो सुंदरता ये है कि एकता में ही अनेकता है। इस देश में अगर हम एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाए, लेकिन देश की हालत ये है, आज नौजवानों को कहाँ नौकरी है, महंगाई कहाँ है। जो हमारे मुद्दे हैं उसे छोड़कर हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई इस तरह से कर दिया जाएगा तो आपस में हम लड़कर बटकर कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये देखते हुए हमें इस देश को आपस में अपने भाईचारे को साथ में मिलाकर आपस में एकजुट होकर संघर्ष करना है। और शरद पवार साहब का जो विचार है, जो विचारधारा है, जो उनकी जीवन शैली है, जिस तरह से उन्होंने हर कौम को अपने साथ लेकर चला, जिस तरह से वो आप भी लेकर चल रहे हैं। 84 बरस में एक बीमार शख्स उठकर पूरे हिंदुस्तान में जो तो एक संघर्ष की जो तो यात्रा निकालकर 240 सीट, नहीं तो आज हुकूमत हमारी रहती। कान पे से गोली गई। आज हुकूमत इंडिया गठबंधन की होती थी। और आपने देखा कि 10 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा 4 महीने पहले लड़ाई थी, जिसमें से 8 सीटें हमारी आई थी। ऐसा क्या हुआ कि आज हमने 88 सीटें लड़ाई और हमारी जो तो 10 सीटें आती है। कांग्रेस की 15 आती, शिवसेना की 20 आती है। तो यहाँ पर अपनी ताकत के बल पर मौजूदा वक्त हुकूमत ने ईवीएम में घोटाला कर ये सेटलमेंट किया, और ये हमारे पर जो है तो मौजूदा हुकूमत हमारे सर पर लाद दी। तो हमारा काम है, ये बहुत नाजुक दौर है, इस नाजुक दौर में सोचे समझे, जज्बात में ना आए, साथ मिले, संघर्ष करे, क्योंकि आपको ये आने वाले ये पूरे 5 साल संघर्ष में गुजारना है। हर वक्त हमें ये नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, शाम में क्या होगा, दोपहर में क्या होगा। अपने ख्यालात को, यहाँ पर नौजवान बच्चे हैं, बेटियां हैं, इन सब से मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि अपने विचारों को खुला रखो, अपने जहन को साफ रखो, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाओ। अपने बाजू में जो पड़ोसी है उसको देखो, आप घाटी हॉस्पिटल जाकर देखो, आप अपने नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। आप जब गरीब को देखेंगे, उसकी परेशानियों को देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हम बहुत अच्छे। तो आपको इस संघर्ष को जारी रखते हुए, अपने साथियों को साथ लेते हुए, अपने भाइयों को साथ लेते हुए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, तमाम मज़ाहिब को एक नज़र से देखकर, अपने कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और हमें संघर्ष करना है। और संघर्ष उन लोगों के खिलाफ जो हमारे समाज को 2 कौमों के बीच में फाड़कर ना इत्तेफाकी पैदा कर देंगे।
आज हमारा मुल्क पीछे हो गया। हमारी जीडीपी कहाँ है? आज सिर्फ 2 लोग देश चला रहे, अडानी और अंबानी। इंडस्ट्रीज कहाँ है? बाहर की इंडस्ट्रीज हमारे पास यहाँ हमारे इस मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हम अगर यहाँ ग्रोथ कर गए तो अडानी और अंबानी हमारे प्लांट ना छीन ले। तो ये वक्त नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करो। आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलने वाली नहीं। आपको अगर एक वक्त खाना कम खाना पड़े, एक वक्त कम कपड़े पहनना पड़े, कि आपको एक जोड़ा अगर कम सिलता है वही धोना है वही पहनना है, तो आपको संघर्ष करना है, तालीम हासिल करना है। आपको इस मुल्क में अपना मुल्क अपना घर बचाना है अब, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि बंदर के हाथ में मशाल दे दी अपन ने। अब वो मशाल किसका घर जलाएंगी ये पता नहीं। तो अपने इस मुस्तकबिल संवारने के लिए नौजवानों को खास तौर से कि आपके मुस्तकबिल संवारने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना है। तो यही इन विचारों के साथ मैं आप तमाम लोगों को आपने कहने का मौका भी दिया। धन्यवाद। हम सबके सीनियर नेता किशोर भाऊजी, नाथ नाना, मीना ताई, शहद देश ख्वाजा भाई, जुबैर मोतीवाला, मुन्ना भाई, उद्धव बंसोड़े, अल्पसंख्यक के शहद देश ताहिर भाई, पश्चिम के अध्यक्ष राजेश मोरे, पूर्व के अध्यक्ष हमारे विठल यादव, एडवोकेट वकील साहब का नाम क्या? एडवोकेट प्रधान साहब, और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, बच्चों और बच्चियों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए कि हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय पवार साहब का 84वां जन्मदिन है। मैं सबसे पहले उनके जन्मदिन की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आदरणीय पवार साहब का हमेशा नारा रहा है कि 80% समाजकारण, 20% राजकारण। तो हमने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ठहराई है कि पवार साहब के इस जन्मदिन पर कुछ सामाजिक कार्य हाथ पे लिए जाएं। जो भी ख्वाजा भाई ने आपके सामने उसकी तफसील सुनाई है, आज हम ये काम अंजाम देने वाले हैं। और जहाँ तक राजकारण का विषय है, आपने देखा है कि इस देश में लोकशाही को ख़त्म करने का एक प्रोसेस चल रहा है, संविधान को बदलने का एक प्रोसेस चल रहा है, लोगों को, समाजों का आपस में लड़वा कर राजनीति करने का एक प्रोसेस चल रहा है। तो हमको ये भी अब समाज का एक भाग हो गया है। इसको हमको समाज कारण के रूप में लेकर ऐसी शक्तियों से लड़ने का काम आगे करना है। आप देख रहे हैं कि आज आदरणीय शरद पवार साहब 84 साल के हैं। इस उम्र में उनको कुछ पॉलिटिकल कुछ हासिल करना नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को ये मसाइल जो फेस करना है उसको अभी से वो लड़ने की उन्होंने तैयारी की है। और आज आप इलेक्शन का रिजल्ट आके 4 दिन नहीं हुए तो पवार साहब पूरे महाराष्ट्र में, बम्बई, दिल्ली घूमना शुरू कर दिए कि ये जो इलेक्शन वोट चोरी का जो धंधा इस देश में शुरू हुआ है, इससे पूरी देश की लोकशाही खतरे में आ गई। इसलिए आज सारी सेक्युलर पार्टीज और सभी विरोधी पक्ष इस मत का हो गया है कि हमको ईवीएम यानी मशीनों का विरोध करना है और बैलेट पेपर वोटिंग की डिमांड करना है। उसकी एक मुस्तकिल लड़ाई पूरे देश में शरद पवार साहब के नेतृत्व में पूरे देश में चलने वाली है, और इसमें हमको तन मन धन से शामिल होना पड़ेगा। एक बात याद रखिए कि आज जो लोग सत्ता में हैं वो सिर्फ मशीन के सहारे से, और आज जो इतने मजबूत हो गए कि सरकार में वो हैं, अदालत में उनके जज बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के जेब में हैं, उनसे हमको इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए इन शक्तियों से लड़ने के लिए हमको ऐसा ही लड़ना पड़ेगा जैसा हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। यानी ये समझ लीजिए कि हमको इनके खिलाफ एक लड़ाई छेड़ना है, जो जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हमको अपनी जानों की कुर्बानी भी देना पड़ेंगे, लेकिन हम इस देश में लोकशाही को बचा के रहेंगे। और जो लोकशाही हमको महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और ये पूरे हमारे पूर्वजों ने हमको दिलाई थी, इसकी रक्षा करने के लिए आज हम सबको सामने आना जरूरी है। सत्ता रहे या न रहे, पार्टी आती जाती रहती, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन ये देश एक रहे, ये समाज एक रहे। ये जो आज समाज को तोड़कर जो राजनीति करे समाज को तोड़ने का, इसको हमको बंद करने के लिए हम सबको अपने समाजों में लड़ना पड़ेगा। एक दूसरे के भाइयों को समझाना पड़ेगा कि देखो ये सब बहाने हैं। अब आप देख रहे हैं कि आजकल पेपरों में रोज़ पढ़ते होंगे आप कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर निकल रहा है। खुद आरएसएस प्रमुख का परसों स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा कि अरे भाई
हमने एक मस्जिद के लिए कहा था कि ये तुमने क्या तमाशा लगा दिया। तो ये तमाशा इन लोगों सत्ताधारी लोगों ने लगाया है कि इनको इस मुल्क में अमन चैन रखना ही नहीं है। तुम आपस में लड़ते रहो, हुकूमत करते रहेंगे बस। और हुकूमत करने का रिजल्ट क्या है? कौन सी समाज की समस्याएं ये हल कर रहे? महंगाई आसमान को छू रही है, नौजवानों में बेरोजगारी आम है, महिलाओं का संरक्षण नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, यानी हज़ारों मसाइल। तो इससे तुम्हारी तवज्जो हटाने के लिए कि तुमने सोचना भी नहीं, इस तरफ देखना भी नहीं, तो मुल्क के हालात ख़राब रखो ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आज हमको हमारे साहब के 84वें जन्मदिन पर इस बात का अहद करना है कि आने वाले दिनों में हमें इस देश में लोकशाही जिंदा रखने के लिए, समाज को एक रखने के लिए हम सबको अगर तन मन धन की कुर्बानी देना पड़ी तो हम देंगे और इस मुल्क की जमहूरियत को ज़िंदा रखेंगे। यही मैं आज के इस मौके पर आह्वान करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय। सुधाकर सोनवणे, मुश्ताक भाई, देशमुख, विनाखरे, चव्हाण, खाजाभाई, जुबेर भाई, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, दरवर्षीप्रमाणे आपण या ठिकाणी हा कार्यक्रम घेतो पवार साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं। सर्वप्रथम MGM संस्था अंकुशरावजी कदम यांचं मी आपण सगळेजण अत्यंत आभारी आहोत की पवार साहेबांवर ते पण अत्यंत प्रेम करतात आणि या दिवशी सगळ्यांना फीस न घेता या ठिकाणी सगळ्यांना या ठिकाणी मदत करतात। त्याबद्दल त्यांचाही आभार मानणं या ठिकाणी मी माझं कर्तव्य समजतो। मित्रहो, आज परिस्थिती अशी झालेली आहे की जे BJPचे 2 खासदार फक्त होते, आज ते 350-400 पर्यंत गेलेले आहेत। त्यांना 400 पर्यंत जायचं होतं। याचं कारण काय हे पण शोधलं पाहिजे। RSS नावाची जी संस्था आहे त्यांनी या पद्धतीनं जे काम केलेलं आहे आणि या देशामध्ये जे अनिश्चिततेचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण झाले, जातीमध्ये भांडणं, धर्मामध्ये भांडणं, या पद्धतीनं हा देश अशांत करण्याचं काम या निमित्तानं या ठिकाणी होतंय। या निमित्तानं सगळे साधू संतही कामाला लावलेले। खरं म्हणलं तर कुठल्याही साधू संतांनी किंवा कुठल्याही धर्माच्या प्रमुखांनी या ठिकाणी जातीमध्ये भेद करणं, एकमेकाच्या विरुद्ध विष कालवणं हे कधी कोणी केलेलं नाहीये, परंतु आज ती परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। पण मी आपल्याला खात्री देतो की पवार साहेबांचे 100 निवडून आले काय किंवा 8-10 निवडून आले काय, हा माणूस गरीब बसणारा नाही, आपण सगळेजण बघतो। निश्चितपणानं देशामधल्या सगळ्या पक्षांना बरोबर घेऊन सगळ्या लोकांना एकत्र या ठिकाणी एकत्र करून या निमित्तानं हा देश पुन्हा या BJPच्या जोखडातनं मुक्त करण्याचं काम निश्चितपणाने पवार साहेब करतील। आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी प्रार्थना करतो की त्यांना या ठिकाणी उदंड आयुष्य लाभावं या कामासाठी आणि हा देश परत एकदा सर्व धर्म समभाव या पद्धतीनं या ठिकाणी राहावा, अशा प्रकारचं आव्हान या निमित्तानं करतो। परत त्यांना या ठिकाणी दीर्घायुष्य लाभावं आणि अधिक काम करण्याची समाजाप्रती त्यांना शक्ती द्यावी, अशा प्रकारचं आव्हान करून मी थांबतो। धन्यवाद। काँग्रेस पार्टीचे सर्व भारत देशाचे जनतेराजे शरदचंद्रजी पवार साहेबांचा आज वाढदिवस आहे। या निमित्ताने इथे आपले शहर जिल्हा अध्यक्ष खाजाभाई, मुश्ताकभाई, काळे नाना, पात्रीकर दादा, ताई, आमचे पूर्वचे शहर अध्यक्ष जाधव साहेब, मित्रमंडळी, बंधू भगिनी, आपण सर्व इथं आज साहेबांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी जमलेलो आहोत। साहेबांचं आज 84वा वाढदिवस आहे। साहेबांबद्दल जेवढं बोलणार तेवढं कमीच आहे, कारण साहेबांचं व्यक्तिमत्व, खासदारकी लोकसभा लढवलं त्यावेळेस आपण बघितलं होतं की आपले भरभरून सीट्स आलेल्या होत्या आणि आमदारकीच्या वेळेस जी पद्धत, जी परेशानी तुम्ही सगळ्यांनी पाहिली, पण आपले साहेब अजून डगमगले नाहीत। त्यांनी एकही स्टेटमेंट दिलं नाही की तुम्ही खचून जाशाल म्हणून। त्यांचं म्हणणं एवढंच होतं की आता आपल्याला 5 वर्ष संघर्ष करायचा आहे। असे व्यक्तिमत्व असणारे आपले साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद।
आज 12 तारीख 12 महिना आणि बारामतीकर शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा जन्मदिन आहे. त्यानिमित्तानं आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. म्हणजे हे असं समजायला हरकत नाही, आता गिनेचुने लोक आहे आणि यांचीच खरी पवार साहेबावर भक्ती आहे. नहीं तो टाइम आया कि फुल हो जाता है. क्या है की म्हणजे संधी साधून इथं आलेले लोक नाहीत. इथं पवार साहेबावर प्रेम करणारे लोक आहेत. आणि म्हणून मी एवढं सांगे, आता ते 84 वर्ष संपलेलं आहे त्यांचं संपलेलं आहे आणि ही 84वी जयंती आहे. माझी 83 आहे, भाऊजीची माझी जयंतीन वाढदिवस सारखंच असतं ना काही. हा बरं ठीक आहे, वाढदिवस आहे. आता पवार साहेबाबद्दल बोलायचं झाल्यास खूप 2-4 दिवस लागतील, पण आपण सर्व आलात. मी एवढंच सांगेल की सुरुवातीला आता हे किती लोकांना माहिती नाही. शेती करणारे किती आहे, शेतकऱ्याची मुलं किती इथं, हात वर करा. शेतकरी, हां सगळे शेतकरी इथला सगळे शेतकऱ्याची मुलं आहेत. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तर त्यांनी पूर्वी बंडिंगचं कर्ज होतं, अनेक कर्ज त्यावेळेस त्यांनी पूर्ण माफ करून टाकले. ते कर्ज असं होतं की वसुलीला जायचे त्याचेच पैसे जास्त जायचे आणि कर्ज तसंच राहायचं. म्हणून ते कर्ज माफ केलं. इलेक्ट्रिकचं बिल, इलेक्ट्रिक गुर 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 फिरायचं, हजारो रुपये बिल यायचं, तेही त्यांनी हॉर्स पॉवरवर आणलं आणि शेतकऱ्याला मदत केली. मागे ते कृषी मंत्री असताना 70,000 कोटी रुपये शेतकऱ्याला माफ केले. आणि आता पाहिलं तर त्यांच्यापेक्षा जास्त कर्ज दोघंच लोकांना माफ करतात. जे आता नाव सांगितलं, नाव घेऊ नये. आणि ते तर असे आहे, तुम्हाला गंमत सांगतो, हे आता काहीही विकत घेऊ शकतात आणि हे काहीही देशाला विकू शकतात. बस स्टँडच्या जागा विकल्या, रेल्वेच्या जागा विकल्या, विमानतळं विकली, अजून काय विकतील काही. आता तर अशा भावना आहे. आता तुमचा किती अभ्यास आहे मला माहीत नाही. हे लोक समुद्रावरचं पाणी आणि आपल्या कोकणपट्टीवरचं पाणी देखील, पावसाचं पाणी विकत घेण्याची तयारी आहे. म्हणून आपण सावध राहिलं पाहिजे. आणि पुढचं डेव्हलपमेंट ही पवार साहेबच करू शकतात. तुम्ही पहा, भारतामध्ये पवार साहेबांनी काय केलं म्हणतात. मध्ये बिमारी आली COVID-19, त्याचं उत्तर ते आहे. तिथून लाखो लोक परदेशातले इथं आले, इथं पोट भरायला लागले. इथं पोट भरायला लागले म्हणजे काय, त्याचा अर्थ की खरी प्रगती देशाची या महाराष्ट्राने केली, महाराष्ट्रात आहे. आणि म्हणून सर्व भारतातील जनता इथं पोट भरायला आलेली होती आणि आताही आहे. म्हणून पहा, कोणताही प्रांत घ्या, तिथं खायला मोहतात. त्यांचे चेहरे बघा, तिथल्या लोकांचे काम मिळत नाही, काही मिळत नाही. लाखो लोक महाराष्ट्रामध्ये येतात. हे शरद पवार, यशवंतराव चव्हाणचे हे उपकार आहेत. आणि म्हणून मी एवढंच सांगेल की पवार साहेबाच्या पाठीमागं उभं राहा. पण आता इथं कोणी नेता नाही म्हणून मी काही बोलत नाही. मला खूप बोलायचं आहे. कारण आता नगरपालिकेच्या निवडणुका नसतात, तर तिथेही जरा असं केलं, कसं आता झालं आमदारकीच्या वेळेस असं, कोणाच्या भरोश्यावर तुम्ही राष्ट्रवादी वाढवणार आहात. राष्ट्रवादी कशी वाढेल? तुम्ही तिकीटच देणार नाही, कोणतंही तिकीट देणार नाही. आणि आपल्याला येऊन शहाणपणा. आता मी तर असं म्हणेल, मी काही लहान नाही त्या बाकीच्यापेक्षा, मी पण पवार साहेबाच्या खालचा आहे. हे कोणतं शहाणपण आहे? काहीच द्यायचं नाही
आणि पक्ष वाढवा म्हणायचं, बिलकुल गलत आहे. आणि याच्यामुळं कार्यकर्त्याची उन्नती संपते. किती दिवस माणसं उभी राहणार, किती दिवस कष्ट करणार, आणि तुम्ही त्यांना तिकीट देणार नाही. अरे आम्ही सांगतो ना, आता भाऊजी हे, मी हे, नाना, आम्हाला आता निवडणूक लढवायची नाही, आम्हाला दोघाला तर नाहीच. आणि म्हणून आम्हाला खरंच सांगायचं आहे की असं चालणार नाही. नाही तर सांगा आम्हाला, नाही तर कशाला आम्हाला उभं करायला लावते, फिरायला लावते. खाजाबाई इतके बिलंकीट वाटतो, तितकं हे करतो, कशासाठी? मग कशासाठी करायचं हे काम? म्हणून वरच्यांशी आपण भांडलं पाहिजे, त्यांच्याशी एकदा बैठक घेतली पाहिजे आणि ठणकावून सांगितलं, आणि घाबरायचं नाही, आम्ही तुमच्याबरोबर आहे. तरुणांना माझी विनंती, मी तरुण असताना कोणत्याही पुढाऱ्याला घाबरत नव्हतो, पुढारी मला घाबरत होती, तुमच्या लक्षात घ्या. म्हणून तरुणामध्ये ही शक्ती पाहिजे. आता तरुणी जर लाचार व्हायला लागले, आता काय सांगू लाचारीचे प्रकार. यांनी काय दिलं आता, कोणती बहीण? लाडकी बहीण. आणि आपण बी सांगितलं ते 1500 देते तर आम्ही 2100 देऊ. अशा योजना काही कामाच्या नाही, ह्या देशाला बर्बाद करणाऱ्या योजना आहे, लक्षात. तुम्ही शेतीमालाला भाव द्या, काय गरज पडली 1500 रुपये द्यायची? बाकी मजुराला, काम करण्याला किंमत द्या, काही गरज नाही ना या असे पैसे वाटण्याची. म्हणून देश जर उभा करायचा असेल तर माणसामध्ये उर्मी निर्माण करण्याची शक्ती निर्माण करा, त्यांना ऊर्जा द्या, तरच देश वाढेल. आणि लाचार समाज उन्नती करू शकत नाही, देशाला मोठं करू शकत नाही. आणि हे सगळे समाजाला लाचार करण्याचे प्रयोग सर्व करीत आहेत. म्हणून मी याच्याशी सहमत नाही, एवढं बोलतो. आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल तुमचे आभार. आणि पुन्हा मार्गदर्शन वगैरे काही करता येत नाही, तुमचं सगळ्याचं दर्शन घेतो आणि माझे आज पवार साहेबांचा 84 वाढदिवसानिमित्त आपण इथे जमलेलो आहे. या कार्यक्रमासाठी आपले शहराचे शहर अध्यक्ष खाजाबाई, तसेच माजी आमदार किशोर पाटील साहेब, तसेच आमचे लाडके जिल्हाध्यक्ष सुधाकर दादा, तसेच आमचे कार्य अध्यक्ष अभिषेक भैया, महाराष्ट्राचे आमचे मुस्ताद भाई, युवकाचे अध्यक्ष प्रशांत भाई, आणि इथे जमलेले माझे बंधू बहिणींनो, आज आपण 84 वाढदिवस साहेबांचा करत आहे. आज साहेबांनी महिलांसाठी धोरण राबवलेले आहे. आज महिला कुठे कुठे काम करताय, आज विमान चालवतात, सैन्यदलामध्ये आहे. महिलांना समानतेचा हक्क पवार साहेबांनी मिळवून दिलेला आहे. म्हणून आम्ही आज महिला जगामध्ये असं चांगल्या प्रकारे वावरत आहे. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांतर्फे, राष्ट्रवादी पक्षातर्फे, तसेच माझ्या फॅमिलीतर्फे आणि माझ्या मित्रमंडळीतर्फे साहेबांना उदंड आयुष्य देऊ हीच नम्र विनंती. देशमुख साहब के साथ लोग देशमुख साहब इलेक्शन के बाद इधर आ देश में तो नहीं रहते प्रदेश कार्याध्यक्ष यांना सत्कार करावा. यानंतर नगराध्यक्ष साहेब यांचा पण सत्कार करावा. आलेला आहे. मीनाताई मेले यांचा पण सत्कार आलेला आहे. वरिष्ठ पठाण साहेब यांचा पण
राष्ट्रीय अध्यक्ष साहेब विकास देशमुख साहेब खाजा भाई इधर देखो थोड़ा, शाल डालने के बाद इधर देखो खाजा भाई, विकास देशमुख साहेब शाल डालने के बाद इधर देखो खाजा भाई, इधर देखो। यानंतर बजरंग जाधव हा हे आपला बजरंग जाधव आपले फार जुने कार्यकर्ता आहेत. हा कुत्रा अशोक तुम्ही समोर या. देशमुख साहेब, तावडे साहेब समोर या. देशमुख साहेब समोर या. आणि आपले इव्हेंट सेलचे अध्यक्ष इंगळे साहेब, त्यांचा पण सत्कार करा. अशोक बनसोड साहेब पुढे या. सोहळ्या ठेवा खाली. दादा अरे सॉरी वरिष्ठ आहे तू असं करू दादा बोला वरिष्ठ हो वरिष्ठ इक्यावन कार्यकर्ते को ये